हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन। तो दोस्तों, अभी तक G20 में 20 मेंबर थे, अब कितने मेंबर हो गए हैं? 21 मेंबर, यानी अब ये G20 से G21 हो गया है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 का समिट हो रहा है और G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जब मीटिंग शुरू हुई तो उसका जो पहला सेशन था उसमें भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था और फिर सभी लोगों ने इसका समर्थन किया, यहां तक कि चाइना और यूरोपीय यूनियन ने भी इसका समर्थन किया। तो दोस्तों, अब इसके बाद जो यूरोपीय यूनियन है वो G20 का परमानेंट मेंबर बन गया है और अब G20 में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 21 हो गई है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है, तो आप इसे नोट जरूर करते जाइएगा। दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप मिलने के बाद अफ्रीका के जो 55 देश हैं उनको फायदा मिलने वाला है। और दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन के जो हेड हैं अजाली असोमानी, तो वो G20 समिट में शामिल हुए थे और उन्हें दोस्तों अब हम बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन की। तो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों के द्वारा। देखिए दोस्तों, 1963 का जो समय था उस समय अफ्रीका के बहुत सारे देश गुलाम थे, अंग्रेजों के, पुर्तगालियों के, फ्रांसीसियों के और स्पेनिश लोगों के गुलाम थे और कुछ देश स्वतंत्र हो गए थे। तो जो स्वतंत्र हो गए थे उनके द्वारा एक संघ बनाया गया था, यूनियन बनाया गया था, जिसे अफ्रीकन यूनियन कहा गया। और इस यूनियन का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो देश गुलाम हैं उनको स्वतंत्र कराना। तो जैसे जैसे देश स्वतंत्र होते गए वो अफ्रीकन यूनियन में शामिल होते गए और वर्तमान में जो अफ्रीकन यूनियन है उसके सदस्यों की जो संख्या है वो है कितनी? 55। और दोस्तों, यह अफ्रीका महाद्वीप के देशों से बना हुआ है, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो देश हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। अफ्रीकन यूनियन का जो सचिवालय है वो है आदिस अबाबा में, जो कि इथियोपिया में है। इसकी लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश और सोहावली। दोस्तों, आप ये जो मैप देख पा रहे हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लगभग पूरे देश अफ्रीकन यूनियन में शामिल हैं। इसके अलावा जो अफ्रीकन यूनियन है इसके ऑब्जर्वर्स कौन से हैं? तो दोस्तों, कुछ देशों को ऑब्जर्वर्स बनाया गया है, जैसे हैती, कजाकिस्तान, लातविया, मैक्सिको, फिलिस्तीन, सर्बिया, टर्की और यूक्रेन और यूएई। तो ये इसके ऑब्जर्वर्स हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसका ऑब्जर्वर इजराइल भी था, लेकिन इजराइल को फरवरी 2023 में सस्पेंडेड कर दिया गया था। अब यहां पर जो आप ये लिस्ट देख पा रहे हैं इसमें अफ्रीकन यूनियन के मेंबर हैं। इनमें से दोस्तों कुछ देशों के सामने सस्पेंडेड लिखा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं सस्पेंडेड। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर स्थिर सरकारें नहीं है, यहां पर सेना का शासन चल रहा है, तख्ता पलट हो गया है। तो ऐसे देशों को अभी फिलहाल सस्पेंडेड कर दिया गया है। तो ये उन सभी देशों की लिस्ट है जो कि अफ्रीकन यूनियन में शामिल हैं। तो आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है और दोस्तों जैसे ही आप स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारे चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है कि आज संडे को आपका करंट अफेयर्स का एक टेस्ट भी होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा। तो आप दिन में जब भी खाली हो दोस्तों तो वो टेस्ट दे सकते हैं। तो इसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप पूरे दिन में जब भी खाली हो तो उस टेस्ट को दीजिएगा। उसमें आप अपना अंदाजा लगाइएगा कि हम करंट अफेयर्स में कितना अच्छा कर पा रहे हैं। आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 23 का दूसरा चरण आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों, वरुण 23 जो अभ्यास है, जो कि एक नौसेना अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के बीच में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है और यह इसका दूसरा चरण था,
यानी कि पहला चरण जनवरी में हो गया है और इसका दूसरा चरण अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इस साल यानी 2023 में जो वरुण अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच में, इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया है। और दोस्तों अभी जो दूसरा चरण आयोजित हुआ है ये अरब सागर में आयोजित हुआ है और इसमें भारत के और फ्रांस के जो साइल फ्रिगेट थे, टैंकर थे और समुद्र गश्ती विमान थे, वो इसमें सभी शामिल हुए थे। वरुण 23 का जो पहला चरण था वो 16 से 20 जनवरी तक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। देखिए दोस्तों यहां पर आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है, ये है बे ऑफ बंगाल और ये है अरब सागर। तो अभी जो वरुण अभ्यास है और उसका जो दूसरा चरण था ये इसी अरेबियन सी में आयोजित किया गया है, ठीक है। और इसका जो पहला चरण था ये भी इसके पश्चिमी घाट पर ही आयोजित किया गया था। दोस्तों भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुआ था, लेकिन 2001 में इस अभ्यास का नाम वरुण कर दिया गया था। और दोस्तों ये जो अभ्यास होता है, इस अभ्यास का जो मतलब है वो है भारत और फ्रांस के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको मजबूत करना। कुछ और अभ्यास होते हैं भारत और फ्रांस के बीच में, जैसे शक्ति और वरुण तो होता ही है, इसके अलावा गरुण होता है, यानी कि गरुण, वरुण और शक्ति, ये तीनों अभ्यास जो हैं ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए जाते हैं। देखिए 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं। जैसे अजय वॉरियर 2023 जो युद्ध अभ्यास था ये आयोजित किया गया है इंडिया और यूके के बीच में। कोप इंडिया 23 आयोजित किया गया था इंडिया अमेरिका के बीच में। सिलिनेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और फ्रिंजेक्स अभ्यास आयोजित किया गया था इंडिया और फ्रांस के बीच में। और दोस्तों जो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लें। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। और सैन्य मैत्री अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और जापान के बीच हुआ है। दोस्तों एक और अभ्यास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मालाबार अभ्यास। इस मालाबार अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होता है। तो इस साल का जो मालाबार अभ्यास था ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता म्यांमार के स्थान पर कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो देखिए दोस्तों अभी आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया गया है और इसमें यह फैसला लिया गया है कि 2026 का जो आसियान शिखर सम्मेलन होगा ये म्यांमार में नहीं होगा। अब सवाल आता है कि जो आसियान के अन्य मेंबर थे वो म्यांमार का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि 2021 में हिंसक तरीके से सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया था और वहां की जो नेता थी यानी वहां की जो राष्ट्रपति थी आंग सान सू की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर उसके बाद वहां की जो सेना थी वो सत्ता पर काबिज हो गई थी। तो अभी सेना का ही शासन चल रहा है, इसलिए अन्य देशों के द्वारा इसका विरोध किया गया है। दोस्तों जो वहां के सेना के जो अधिकारी हैं जो वहां पर शासन चला रहे हैं उनका मानना ये था कि अगर ये हमारे यहाँ सबमिट हो जाता है तो होगा क्या कि हमें एक मान्यता मिल जाएगी कि देखिए हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि यहाँ पर सबमिट भी हो रहे हैं। लेकिन अब ये जो अध्यक्षता है म्यांमार को नहीं मिली है। इसके बाद दोस्तों वहाँ के जो नेता थे, जो सेना के नेता थे, उनको झटका लग चुका है। तो अब इसके बाद फिलीपींस जो है 2026 में आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। बात आ रही है आसियान की, तो आसियान से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। आसियान का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और यह एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। दोस्तों इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी और इसका सेक्रेटरीट जो है वो जकार्ता में है। और इसके जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं यानी महासचिव हैं वो कौन है? काओ किम हॉर्न। इसके मेंबर कौन कौन हैं? तो 10 इसके मेंबर हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये 10 इसके मेंबर हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से हैं इसके? तो ईस्ट तिमोर और पपुआ न्यू गुनिया, ये 2 देश जो हैं इसके ऑब्जर्वर हैं। तो ये बेसिक जानकारी है आसियान से रिलेटेड। दोस्तों यहां पर बात आई थी फिलीपींस की, तो फिलीपींस की जो कैपिटल है वो क्या है? मनीला है। और दोस्तों फिलीपींस से आप एक चीज और रिलेट कर सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का जो मुख्यालय है
वो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सबेरा योजना किसने शुरू की है? आंसर हो जाएगा प्रयागराज पुलिस ने। तो जो उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस है उसके द्वारा सबेरा योजना शुरू की गई है और यह जो योजना है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए शुरू की गई है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो प्रयागराज जोन है जिसमें 7 जिले आते हैं, तो उसमें रहने वाले सभी सीनियर सिटीजन को स्वास्थ्य और अन्य आपात की स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएं। यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं अगर उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई अन्य आपात की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएं। तो यह इस योजना का उद्देश्य है। दोस्तों, सबेरा योजना के तहत प्रयागराज पुलिस जो है 60 और 60 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उनका रिकॉर्ड तैयार कर रही है और फिर उस रिकॉर्ड के आधार पर उन व्यक्तियों की मदद की जाएगी और उसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? 112। तो दोस्तों, इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा ही सेवा प्राप्त की जा सकती है। अब यहां पर योजना की बात आई थी तो कुछ राज्यों की प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं जो कि अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं। जैसे शक्ति योजना कर्नाटक में, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश में, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में, चिराग योजना हरियाणा में, अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा में और पुथु माई पैन योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 10%। यानी अब दोस्तों जो चिकित्सा की शिक्षा होगी यानी कि जो मेडिकल एजुकेशन होगी उसमें जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो पुदुचेरी के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था और इस प्रस्ताव को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। और दोस्तों, इस रिजर्वेशन नीति से उन छात्रों को लाभ मिलेगा जिन्होंने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है और सरकारी स्कूलों से अपनी शिक्षा पूरी की है। तो ऐसे छात्रों को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। दोस्तों, यहां पर बात आई है नीट की। तो नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये फुल फॉर्म भी आप नोट कर सकते हैं। इसे हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का उद्घाटन किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा भारत ने। तो दोस्तों, एक ऐसा अस्पताल तैयार किया गया है जो डिजास्टर के समय यानी आपदा के समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो इस अस्पताल को पोर्टेबल आपदा अस्पताल बोला गया है। तो भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल का अभी हाल ही में अनावरण किया है। और दोस्तों, यह जो प्रयास किया गया है इस प्रकार के अस्पताल बनाने का, ये प्रोजेक्ट भीष्म के तहत किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट भीष्म है दोस्तों 2022 में लॉन्च किया गया था गांधीनगर गुजरात में। और दोस्तों, ये जो पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल बनाया गया है इसमें एक ऑपरेशन थिएटर होगा, एक मिनी आईसीयू होगा और वेंटिलेटर और रक्त परीक्षण उपकरण होंगे, एक्सरे की मशीन होंगे, भोजन पानी और रहने की और एक बिजली का जनरेटर होगा। तो ये सभी सुविधाएं होंगी इस पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल में। तो दोस्तों, इस प्रकार के हॉस्पिटल का जो उपयोग है ये डिजास्टर यानी आपदा के समय पर किया जा सकेगा। दोस्तों, अब हम भारत में प्रथम डिस्कस करते हैं। तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहां बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में। देश की पहली जल निकाय गणना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? पश्चिम बंगाल। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। तो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। तो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है मैक्सिको। तो उसके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभी हाल ही में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है। और मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि जो गर्भपात है वो विधि संगत है। दोस्तों, न्यायालय ने एक बयान में कहा है कि गर्भपात के लिए दंडित करने वाली व्यवस्था जो है वो असंवैधानिक है क्योंकि यह महिलाओं के मानव अधिकार का हनन है। तो अब कोई भी महिला या स्वास्थ्य कर्मी गर्भपात के लिए अब दंडित नहीं की जाएगी। दोस्तों, अब हम मैक्सिको के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर
और यहाँ की जो करेंसी है वो है मैक्सिकन पैसो। दोस्तों कुछ समय पहले भारत और मैक्सिको ने अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता किया था और उस पर हस्ताक्षर भी किए थे। अभी हाल ही में मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का भी निधन हुआ था, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो आत्महत्या के मामले को रोकने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2003 में WHO के साथ मिलकर की गई थी। दोस्तों 2021 से 2023 तक की जो थीम है वो है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो ये थीम भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर बात आई है WHO की, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, मालिनी राजोरकर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक शास्त्रीय गायिका थी, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध ग्वालियर घराने से था और वह ख्याल और टप्पा शैली के लिए जानी जाती थी। दोस्तों हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो वैज्ञानिक एन वलारमथी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। अरुण कुमार सिन्हा का निधन हुआ है, जो कि एसपीजी के वर्तमान में महानिदेशक थे। जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हुआ है। प्रसिद्ध गणितज्ञ सी राधाकृष्ण राव का निधन हुआ है। जॉन वर्नॉक का निधन हुआ है, जो कि एडोब कंपनी के को फाउंडर थे। और समाज सुधारक विंदेश्वर पाठक का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला फैशन ब्रांड डब्लू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा अनुष्का शर्मा को। तो अभिनेत्री है अनुष्का शर्मा, तो उन्हें महिलाओं के फैशन ब्रांड डब्लू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं, जैसे राहुल द्रविड़ को बीपीसीएल का, रश्मिका मंदाना को एप्सन इंडिया का, और श्रद्धा कपूर को एसेक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रोहित शर्मा को जियो सिनेमा का और आयुष्मान खुराना को वैकफिट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता किया है? सिंगापुर ने। सलेम सागो को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। सिंपली सेफ मर्चेंट एसबीआई कार्ड किसने लॉन्च किया है? एसबीआई कार्ड ने। रेलवे के मुख्य परिचालन प्रबंधक का पदभार किसने संभाला है? श्याम सुंदर गुप्ता ने। अयोध्या में जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई है? सरयू में। किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को सार्वभौमिक पेंशन योजना में शामिल किया गया है? झारखंड में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल किस देश में आयोजित किया जाएगा? इटली में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। किस राज्य ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो हैं विनोबा भावे। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये किस देश में प्रदान किया जाता है। भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो आंसर हो जाएगा 25। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या जो स्पीकर होते हैं वो इस बात का फैसला करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो हॉकी में बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयब। तो ये थे दोस्तों जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है 8 सितंबर। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 8 सितंबर ही बताया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।